वो लोग बता रहे थे उन लोगों को एक्चुअल में कुछ भी याद ही नहीं था। वो लोग बता रहे थे कि वो लोग हर वो चीज भूल गए जो भी बेहोश होने से पहले हुई थी उनके साथ, और जब वो दोबारा होश में आए तो वो उससे पहले की हर एक चीज भूल चुके थे, उनको बस उसके बाद का याद था। तो इसलिए मेरे को लगा कि क्यों ना हम वहां पर चारों तरफ उस आइलैंड के कोई बैरियर लगा दे, ताकि हम लोग को इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो, जिसपे जिन उनको बताता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मिस्टर को कहते हैं चलो ठीक है, मेरे को ऐसा लगा ही था। जिनवू उनसे बोलता है कि वैसे क्या हंटर्स ने आपको कुछ और बताया? मिस्टर को कहते हैं कि नहीं, जैसा कि मैंने तुमको बता दिया था कि वो लोग बेहोश हो गए थे, उससे पहले का उन लोगों को कुछ भी याद नहीं है, तो उन लोगों ने शायद तुम्हें कुछ बताया भी नहीं। जिन वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या एंड्स ने अपने पीछे कुछ ट्रैप्स छोड़ दिए हैं, आखिरकार वो क्या चीज होगी। मिस्टर गो और जिनू जब बातें कर ही रहे होते हैं तभी एसोसिएशन का जो एक मेंबर होता है वो मिस्टर गो के पास आता है, उनको बताता है कि आपसे कोई गेस्ट मिलने के लिए आया, जिस पर मिस्टर गो कहते हैं चलो ठीक है मैं आता हूँ, और जिनू से बोलते हैं मेरा एक गेस्ट समय से पहले ही आ गया है तो मेरे को चलना चाहिए। जिनू को उसका समय देने के लिए थैंक्स बोलते हैं, जिसपे जिनू कहता है कि अरे नहीं आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर मिस्टर को वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद जिनवू जब अपनी कार के पास जा रहा होता है तभी उसके पास एक आदमी आता है। वो जिनवू से कहता है कि मिस्टर सांग जिनवू, मेरे को आपसे कुछ बातें करनी है, मेरे को आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर जिनवू, मेरा नाम एडम वाइट है और मैं फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर से आया हूँ, वहां पर मैं एक सीनियर ऑफिशियल हूँ। वो अपने मन में सोचते हो कहता है क्या द फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स, अब इनको क्या काम है मेरे से। तो यहाँ पर जो एडम होता है वो जिनवू से कहता है कि तुम सिर्फ मेरे को इस नंबर पे कॉल कर देना। एडम जिनवू से बोलता है कि मैं तुमसे माफी चाहूंगा कि मैं तुम्हारे सामने एकदम से इस प्रकार से आ गया, लेकिन यार तुमको ट्रैक कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं तुम्हारे ऑफिस में भी गया था बट तुम तो वहां पे रुके ही नहीं, तुमको ट्रैक कर पाना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मेरे को तुम यहाँ पर मिले तो मैंने तुमको यहाँ पर रोक लिया। इसलिए जिन्हों अपने मन में सोच होता है ये मेरे ऑफिस क्या करने गया था, तो कहीं ये वही इंसान तो नहीं है ना जिसके बारे में योजिन बात कर रहा था। फिर जिन्वू उससे पूछता है कि वैसे तुमको मेरे से काम क्या है। एडम जिन्वू को बताता है मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। जिन्वू कहता है इन्फॉर्मेशन, किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन, जिस पर एडम जिन्वू को बताता है कि मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, शायद ही इस कंट्री या शायद इस दुनिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जो आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। जिसपे जिन्वू उससे पूछता है कि आखिरकार तुम इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन मेरे को ही क्यों देना चाहते हो। एडम उसको बताता है क्योंकि हमको आपके जैसे स्पेशल इंसानों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देने में काफी ज्यादा फायदा है। वैसे हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं एक्चुअल में वो आपसे मिलना चाहते हैं। आपने जेजू आइलैंड के ऊपर जो कारनामा करके दिखाया है उससे वह काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए हैं और इसीलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर जिन्वू मैं जानता हूँ कि आपके लिए इस प्रकार से ये सब कुछ हो पाना एक तरह से अनप्रिडिक्टेड है, लेकिन बाकी जो कुछ भी है हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर है वो आपको सब कुछ समझा देंगे, तो चलेंगे आप मेरे साथ। वैसे मेरी कार बगल में ही खड़ी है, अगर आपको उनसे मिलना है तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। जिन्वू भी थोड़ा सोचता है कि यार इन्फॉर्मेशन, लेकिन जिन्वू उसको मना करता है और उससे कहता है कि मेरे को तो इन्फॉर्मेशन के बारे में पता भी नहीं है, अब मुझे पता नहीं है कि जो तुम मेरे को इन्फॉर्मेशन दोगे वो मेरे से रिलेटेबल भी है या नहीं, तो मेरे को कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो, मैं तुमको बाद में सोच के बता दूंगा। तभी एडम जिन्वू से कहता है कि अरे यार ये मेरे से मिस्टेक कैसे हो गई, मैं भूल कैसे गया, ऐसे लोगों से बातें छुपाई नहीं जाती हैं। एडम जिन्वू को बताता है कि मैं अपग्रेडर की बात कर रहा हूँ, अपग्रेडर जो कि उन लोगों की एबिलिटीज को और भी ज्यादा बढ़ा देता है जो कि अवेक्ड हुए हों। ये बात सुनने के बाद जिन्वू भी मान जाता है और उसके साथ डिप्टी मैनेजर से मिलने के लिए उसके साथ आ जाता है। ये लोग एसोसिएशन में पहुंच जाते हैं। डिप्टी डायरेक्टर जिन्वू को स्वागत करता है, उससे कहता है कि आपसे मिलकर मेरे को काफी अच्छा लगा। मेरा नाम माइकल कॉनर है, मैं फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का डिप्टी डायरेक्टर हूँ। जिन्वू भी उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है। एडम जिन्वू को बताता है कि मैं आपका यहाँ पर इंटरप्रिटेटर हूँ, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे से बोल दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। माइकल जिन्वू से बोलता है कि मिस्टर जिन्वू मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ, इस इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स को देखिए, ये हमारे पास कहीं से भी आए, इसको लगभग 1 या 2 साल लगते हैं इसको प्रोसीड होने में, लेकिन हम आपके लिए एक एक्सेप्शन रखेंगे। सिर्फ 1 सेकंड, मैं सिर्फ एक वर्ड कहूंगा और आप अमेरिका के सिटीजन बन जाएंगे सिर्फ 1 सेकंड में। वो अपने मन में सोच रहा था कि यार ये क्या बकवास कर रहा है यार, मिस्टर एडम ने मेरे को बताया था कि वो मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, मैं इसलिए तो यहाँ पर आया था ना। ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ये तो पत्नी मेरे से क्या कह रहा था कि एबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, अपग्रेडर पत्नी क्या कह रहा था, अब ये यहाँ पर क्या बात करने लग गया। उसके बाद जिन्वू डायरेक्टली पॉइंट पे आता है और बोलता है क्या सच में ऐसा पॉसिबल है, किसी हंटर की एबिलिटीज को अपग्रेड किया जा सकता है। माइकल जिन्वू को बताता है कि हाँ, और एक्चुअल में जो इंसान ये सब कुछ करता है वो इस वक्त यहाँ पर है, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूंगा। इसके बाद वो यहाँ पर मिसिस सेलनर को बुलाता है
जिन्हों उनको देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो कम्प्लीटली एक अलग ही इंसान है बाकी अवेक्ड इंसानों से। डिप्टी मैनेजर माइकल मिसिस सेलनर से कहता है, प्लीज आप सांग जिन वू को अपनी जो भी पावर है, जो भी आप कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कीजिए। जिसके बाद वो कहती हैं, बिल्कुल चलिए मैं इनको दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले वो जिनवू की तरफ देखते हुए उसको कहती हैं, जिस तरीके से तुम मेरी पावर एबिलिटीज को देखकर, मेरे को देखकर शौक में हो, हर कोई जिससे भी मैं मिलती हूँ पहली बार में उसको डाउट तो होता ही है, वो ऐसे ही देखता है मेरे को। एक बार अगर तुम मेरी पावर को चख लोगे, तुमको स्वाद मिल जाएगा ना मेरी पावर का, तो तुम मेरे से और भी ज्यादा पावर की भीख मांगोगे। जिसके बाद वो जिन्हों करीब आती हैं और उससे बोलती हैं कि जैसा कि तुमको मालूम ही होगा, जो भी अवेक्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ की एक लिमिट होती है और वो अपनी उस स्ट्रेंथ लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। उस अवेक्ड इंसान की जो रैंक होती है वो हरदम सेम रहती है। हाँ, एक दूसरा ऑप्शन है कि वो दोबारा से रीअवेकिंग के लिए जाए, लेकिन बहुत कम चांस होता है। जिन्हों उनसे कहता है, ओह लेकिन आप उसको चेंज कर सकती हैं। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, मेरे पास पावर्स हैं कि मैं उनकी और भी ज्यादा हेल्प कर सकूं, ताकि वो जो उनकी पोटेंशियल है वो उससे ज्यादा आगे जा सके, वो और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। तो इस प्रोसेस में टोटल 3 स्टेज होती हैं, जिसके बाद वो अपनी लिमिटेशन से आगे जा सकते हैं। अब मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे को इस पावर को क्या कहना चाहिए, लेकिन हाँ, मैं जो भी रीअवेकिंग हंटर होता है उसकी जो परफॉर्मेंस है, पावर है, उसको बढ़ा देती हूँ। आम शब्दों में कहा जाए तो मैं उसकी जो ट्रू पोटेंशियल है उसको दिखाती हूँ। मिस्टर माइकल जो होते हैं वो जिन्हों से कहते हैं कि ये जो कुछ भी कह रही हैं वो सही कह रही हैं, वो सच है। हालांकि जो मिसिस सेलनर हैं, जब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती हैं तो उनको एक लंबा रेस्ट चाहिए, उनको काफी समय तक रेस्ट करना पड़ता है, और इसीलिए हर साल सिर्फ 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 अवेक्ड हंटर को इनकी जो ट्रीटमेंट है वो मिल पाती है। जिन्हों अपने मन में सोचते हो कहता है कि क्या मैं उन 3 या 4 लोगों में से हूँ जिनको इनकी ट्रीटमेंट मिलती है? क्या ये वैसे सही भी बोल रही हैं? और अगर ये सही बोल रही हैं तो इनकी जो एबिलिटीज है वो तो काफी ज्यादा लाजवाब है। इसके बाद जिन्होंने उनसे पूछता है कि वैसे ये जो प्रोसेस है वो कितनी ज्यादा इफेक्टिवली है, मेरे को आप एग्जैक्टली बता सकती हैं? जिस पर वो उसको बताती हैं कि ये हर इंसान में अलग अलग होती हैं, लेकिन हाँ, इन 3 स्टेज से गुजरने के बाद उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो लगभग सबका सेम ही होता है, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 20 से 30% बढ़ जाती है। ये बात सुनने का जिन्होंने कहते क्या 20 से 30%, ये तो काफी ज्यादा है। जिन्होंने अपने मन में सोच रहा था कि ओ, तो अब मैं समझा आखिरकार वांग डोंग सू ने ये डिसाइड क्यों किया कि वो अमेरिका जाएगा। जरूर उसने भी यही सब किया होगा। हालांकि उसको पब्लिक से काफी ज्यादा हेट मिली, लेकिन फिर भी वो अमेरिका गया। आखिरकार कोई भी इस प्रकार के ऑफर को जिसमें उसकी पावर इंक्रीज हो जाए, कौन डिनाई करेगा? बहुत ही कम चांस है। हर हंटर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेगा। जिसपे जिन्हों यहाँ पर डिप्टी मैनेजर माइकल से बोलता है कि अगर किसी को इनकी पावर के बारे में पता चल जाए फिर, जिस पर वो उसको बताते हैं कि ऐसा बहुत ही ज्यादा कम चांस है, क्योंकि इनकी हम लोग देखभाल करते हैं, हम इनको पूरी तरीके से सेफ रखते हैं, इनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, साथ ही में इनको एक काफी अच्छी सैलरी भी दी जाती है, और इसी वजह से ये हमारे यहाँ रहती हैं और हमारे लिए काम करती हैं, तो इनको कोई भी खतरा नहीं है और इनको कोई भी दिक्कत भी नहीं है। इसके बाद वो सांग जिनवू से बोलती हैं, इसके बाद वो सांग जिनवू से बोलता है, हम चाहेंगे कि हम आपको ये गिफ्ट दे मिस्टर सांग जिनवू, आप हमारे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करिए। जिन्वू कहता है गिफ्ट? जिसपे जिन्वू से पूछता है कि इसका मतलब क्या आप मेरे को ऑफर दे रहे हैं? डिप्टी मैनेजर माइकल जिन्वू को बताता है कि एक बार अगर आप हंटर ऑफ फेडरल ब्यूरो के मेंबर बन जाते हैं तो आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो सबसे टॉप मोस्ट होगी और आपको काफी सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। साथ ही में हम आपकी सबसे जो बेहतरीन गिल्ड है उसके साथ एक मीटिंग भी अरेंज करवाएंगे और हम आपकी मदद भी करेंगे एक बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने में। तो आपको काफी अच्छा ऑफर दिया जा रहा है। आप चिंता मत कीजिए, आपको अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है। आज आप सिर्फ यहाँ पर सोच सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी हमको डिसाइड करके बता सकते हैं। मिसिस सेलनर जिन्होंने कहते हैं कि जैसा हमने तुमसे कहा कि ये सिर्फ एक गिफ्ट है। जिसके बाद माइकल जिन्वू से कहता है कि हाँ, मिसिस सेलनर सिर्फ आपसे परमिशन चाहती हैं, अगर आप परमिशन दे देंगे तो आपकी जो लिमिट है वो बढ़ाने की ट्राई करेंगे अभी। जिसपे जिन्वू कहता है अच्छा, तो क्या बदले में मेरे को कुछ देना नहीं पड़ेगा? वो कहता है कि बिल्कुल नहीं सर, आप इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस की तरह समझते हैं, आपको कुछ भी नहीं देना, जस्ट आपको ट्राई करना है एक बार। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जैसा कि इन्होंने कहा था कि अगर एक बार अगर मैंने इनकी पावर को देख लिया, एक बार मेरे को उसका टेस्ट मिल गया, तो मैं इनसे भीख मांगूंगा कि मेरे को और भी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये अपने जो रिजल्ट है उससे फुल्ली सेटिस्फाई हैं। ये जानती हैं कि अगर एक बार
इन्होंने मेरे को अपनी पावर दिखा दी तो मैं इनसे और भी ज्यादा पावर की डिमांड करूंगा। जिसके बाद मिसिस सेलनर जिन्वू का हाथ पकड़ती हैं और उसे कहती हैं कि मेरे आंख में देखो, ये पहला स्टेप है। डिप्टी मैनेजर माइकल अपने मन में सोच रहा होता है कि बस ये फंसने ही वाला है। जिसके बाद वो यहाँ पर जो अपनी तीनों स्टेज होती हैं धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ा रही होती हैं और जिन्वू को अपनी जो पावर है वो दिखा रही होती है ताकि जिन्वू की जो पावर है वो बढ़ पाए। लेकिन जैसा कि हमको मालूम है भाई, अब जिन्वू की पावर ही कहाँ बढ़ेगी भाई, उसके पास तो वैसे ही अल्टीमेट पावर है। और जैसे ही मिसिस सेलनर थर्ड स्टेज पे जाती हैं तो वो चारों तरफ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिन्वू के माइंड के अंदर जैसे वो जाती हैं तो उसके चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस होती है। देख के वो जो काफी ज्यादा डर जाती हैं और वो इतनी ज्यादा हैरान होती हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और तभी उनके सामने जिन्वू का चेहरा आता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती हैं और तुरंत ही वो जो जिन्वू के साथ कर रही थी अपनी पावर का एक्सपेरिमेंट वो वहीं पे रुक जाता है और उनके सर में काफी ज्यादा तेजी से दर्द होने लगता है। उनके आसपास सिक्योरिटी होती है, वो फटाक से जिन्वू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जिन्वू के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम बास्टर्ड, तुमने आखिरकार मिसिस सेलनर के साथ क्या किया है। जिन्वू भी देखे काफी ज्यादा हैरान होता है कि इनके साथ क्या हुआ है। तभी डिप्टी मैनेजर माइकल उन सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग गन को नीचे करो, तुम लोग का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम जानते हो कि आखिरकार ये इंसान कौन है। जिस पर वो गार्ड कहता है कि लेकिन मिसिस सेलनर के साथ, तभी चिल्लाते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, तुम्हें मालूम भी है कि आखिरकार ये है कौन। अगर तुमको उनकी इतनी ही ज्यादा चिंता है तो जाकर उनको चेक करो कि क्या हुआ है उनको। माइकल जिन्वू से, मेरे एजेंट ने जो अभी आपके साथ बर्ताव किया, मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे उस चीज के लिए माफी चाहूंगा मिस्टर सांग जिन्वू। जिन्वू अपने मन में सोच रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, इन्हें क्या हो गया वैसे, अब क्या ये ठीक तो है ना। माइकल उनमें से जो गार्ड होता है उसके करीब जाता है और उससे बोलता है, अगर तुमने यहाँ पर जो सांग जिन्वू के साथ किया, अगर तुमने ऐसा कुछ थॉमस एंडर के साथ किया होता ना तो तुम शायद अभी जिंदा भी नहीं होते। तुम जानते भी हो क्या हरकत कर रहे थे। जिस पर वो काफी ज्यादा डर जाता है, कहता है सॉरी सर, सॉरी, माफी चाहूंगा सर। जिसके बाद वो मिसिस सेलनर के पास जाता है, वो बोलता है मिसेस सेलनर क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना, आपको इतने ज्यादा पसीने क्यों आ रहे हैं, आप ठीक तो है ना। जिसके बाद वो जिन्वू से बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि आज का जो वेदर है वो अच्छा नहीं है और इसीलिए मिसिस सेलनर को दिक्कत हो रही है। हम ये सब कुछ एक दूसरे दिन करेंगे, तो मैं इस चीज को रिशेड्यूल कर देता हूँ और जैसे ये ठीक हो जाएंगी तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा मिस्टर सांग जिन्वू, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा मिस्टर जिन्वू। जिन्वू कहता है अच्छा चलो ठीक है। जिसके बाद माइकल एडम से बोलता है कि एडम मिस्टर जिन्वू को यहाँ से ले जाइए। एडम भी कहता है हाँ ठीक है बिल्कुल सर। इसके बाद माइकल मिसिस सेलनर से पूछता है कि वैसे मिसिस सेलनर हुआ क्या है आखिरकार, आपको एकदम से क्या हो गया। जिस पर वो कहते हैं कि वो किंग है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि जिसकी बात सुनने के बाद वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। क्या मतलब क्या मतलब है आपका, क्या वो नेशनल लेवल हंटर जितना ताकतवर है। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कहना चाह रही थी, बल्कि वो मैंने जो अभी एक्सपीरियंस किया वो तो उससे भी ज्यादा आगे है, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो एक किंग है। मैंने जब उसके अंदर देखा तो मेरे को उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, डार्कनेस ही डार्कनेस थी, उसके अंदर इनफाइनाइट डार्कनेस थी। मैं सांग जिन्वू के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैंने जब उसके अंदर देखा तो मैं और वो काफी ज्यादा डर गई होती हैं, उनको काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। वो आगे बताती हैं कि उससे भी ऊपर वहां पर उसकी पावर की कोई भी लिमिट नहीं है। इसके बाद अगली सीन में हंटर एसोसिएशन में हम लोग मिस्टर गो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा चिंतित होते हैं। वो सोच रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि हमने मिन ब्यूंग जैसा हंटर खो दिया। मानता हूँ कि वो रिटायर हो चुका था, वो एक हंटर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि और भी बड़े बड़े चैलेंजेस हमारा इंतजार कर रहे हैं। आगे हमारे सामने और भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे। शायद हम लोग को भविष्य में और भी ज्यादा मौतें देखने की मिल सकती हैं, और भी ज्यादा डैमेजेस होंगे, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है अभी आसपास, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ जरूर होगा। और तभी उनके फोन पे किसी का फोन आता है, फोन उठाते हैं और उनको वो बंदा बताता है। वो कहते हैं क्या हाईवे के मिडल में एक बी रैंक का गेट ओपन हुआ है। फोन पे उनको बताया जाता है कि रेगुलर स्ट्राइक स्क्वाड उस बी रैंक के गेट को हैंडल नहीं कर पा रही है। मिस्टर को कहते हैं कि ठीक है, मैं एक बड़े गिल्ड को कॉल करता हूँ। हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठकर वापस जा रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि उस वुमेन ने मेरे अंदर कुछ तो देखा था, लेकिन आखिरकार उसने एग्जैक्टली क्या देखा था ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या उसने मेरे अंदर मेरे सिस्टम को देख लिया, क्या उसे पता चल गया कि मेरे अंदर एक सिस्टम है। आखिरकार वो किस चीज से डर रही थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। और अब तो मुझे काफी ज्यादा डाउट हो रहा है कि अब वो दोबारा मेरे से मिलेगी भी या नहीं। चलो अभी सब बातें छोड़ता हूँ, लेकिन यार एक मिनट, ये
ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक क्यों है आज यहाँ पर। तभी जिनवू के फोन पर मिस्टर गो का फोन आता है। जिनवू उनका फोन पिकअप करता है। मिस्टर गो उसको सारी बातें बताते हैं। जिनवू कहता है क्या रोड के मिडल में गेट ओपन हुआ है। ओ तो तभी यहाँ पर इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम है। मिस्टर गो जिनवू से बोलते हैं कि हाँ ये एक बी रैंक का गेट है, तो क्या तुम उसको देख लोगे। जिनवू मिस्टर गो से कहता है कि क्या ये ठीक रहेगा कि बिना एंट्री परमिट के मैं वहां पर एंटर करूं। मिस्टर गो से कहते हैं हंसते हुए कि तुम्हें क्या लगता है मिस्टर जिनवू, उन एंट्री परमिट्स का इंचार्ज कौन है। जिनवू कहता है कि हंटर एसोसिएशन। और वैसे तुम अभी किससे बात कर रहे हो। जिनवू कहता है हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन से। यानी कि जिनवू को डायरेक्टली एंट्री परमिट मिल गया होता है, क्योंकि एक्चुअल में हंटर एसोसिएशन ही है जो एंट्री परमिट्स का इंचार्ज है। और इस समय जिनवू मिस्टर गो यानी कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन से बात कर रहा है, तो उसको डायरेक्टली परमिशन मिल गई भाई जो मर्जी कर। जिनवू कहता है कि मेरे को तो फ्री के एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाएंगे, मतलब थैंक यू थैंक यू। बी रैंक का जो गेट ओपन हुआ था उसको सभी लोग उसको देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सारे ट्रैफिक को वहीं पे रोक दिया जाता है और यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर्स भी पहुंच गए होते हैं, जो कि यहाँ पर न्यूज को कवर अप कर रहे होते हैं कि किस तरीके से एक्सप्रेस वे के बीचों बीच एक बी रैंक का गेट अपीयर्ड हुआ है। ट्रैफिक को डाइवर्ट करके साइड वाले रोड से निकालने की कोशिश की जा रही थी, ताकि यहाँ से जो ट्रैफिक है वो क्लियर हो सके। तभी यहाँ पर हंटर एसोसिएशन का जो एक मेंबर होता है वो जिनवू को रोकता है। वो कहता है रुको रुको, ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर जाने की परमिशन नहीं है। तो अभी वो ध्यान से देखता कहता क्या तुम एस रैंक के हंटर मिस्टर सांग जिनवू हो। ये बात कहते ही आसपास जो ट्रैफिक में लोग खड़े होते हैं वो काफी ज्यादा हैरानी से जिनवू की तरफ ही देख रहे होते हैं। कहते हैं ये तो सांग जिनवू ही है, क्या ये वाला मैटर ये संभालने वाला है। तभी वो मेंबर जिनवू कहता है कि आखिरकार आप यहाँ पे क्यों आ गए मिस्टर सांग जिनवू। और वैसे भी माना कि आप एक एस रैंक के हंटर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोटोकॉल्स को इस तरीके से इग्नोर कर दें। क्या आपके पास एंट्री परमिट है इस गेट का। तभी जिनवू मिस्टर गो से अभी भी कॉल पर होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं इसको बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। जिसके बाद जिनवू मिस्टर गो से कहता है कि सर मैं गेट के एकदम सामने खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। और वो उस बंदे को फोन दे रहा होता है। वो बंदा कहता है कि कौन है भाई कौन है। जिनवू कहता है कि कॉल पर एक ऐसा इंसान है जिससे कि तुम आर्ग्यू नहीं कर सकते हो। और वो फोन को स्पीकर पे कर देता है। मिस्टर गो कहते हैं कि दिस इज मिस्टर गो स्पीकिंग। और ऐसा बोलते हुए बंदा कहता है हाँ ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं भेज देता हूँ सर। जिसके बाद जिनवू से कहता है कि इसके आगे मैं हैंडल करूंगा। और ऐसा कहते ही जिनवू उस गेट के अंदर एंटर कर जाता है। वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि अरे यार देखते हैं अब क्या होता है। तभी सभी लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कहते हैं क्या। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो जिनवू के एंटर करते ही गेट का जो कलर था वो चेंज हो गया था, वो रेड हो गया था। ये देखते हुए लोग चिल्लाते कहते हैं क्या ये तो एक रेड गेट है। इस तरफ हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि अंदर एंटर करते ही उसको तो भाई समझ में आ जाता है। वो कहता है कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक रेड गेट के अंदर एंटर हुआ हूँ। लेकिन जिनवू को तो भाई घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो एकदम चिल था कि चलो ठीक है भाई, हमको फ्री के एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। अब जिनवू कहता है कि एंट्रेंस जो है वो भी क्लोज हो चुका है, शायद मैंने अपने आप को थोड़ा ज्यादा ही पुश कर दिया। और फिर जिनवू अपनी मॉम की बातें याद कर रहा होता है। तो एक्चुअली जिनवू की जो मॉम थी उनको भी मालूम चल गया था कि जिनवू अबेग्ड हुआ है और उसका जो रैंक है वो एक एस रैंक का हंटर हो गया है वो। और इसीलिए जिनवू की मॉम उसे कहती हैं कि जैसा कि तुम ऑलरेडी ही अवेक्ड हो चुके हो तो मेरे को तुम्हें रोकने का कोई भी फायदा नहीं है। दूसरी तरफ तुम एक एस रैंक के हंटर हो, तो तुम्हारी जो ड्यूटी है वो ये है कि तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सको, जितना हो सके उतने लोगों की तुम जान बचाओ, जैसे कि तुम्हारे फादर किया करते थे। वो हंटर बनने से पहले एक फायर फाइटर थे। और जब मैंने देखा कि तुम्हारे फादर काफी सारे लोगों को फायर में से रेस्क्यू कर रहे थे, तो उसी समय मेरे को तुम्हारे फादर से प्यार हो गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने शादी कर ली। और आखिरकार तुम उन्हीं के तो खून हो ना, और इस चीज को लेकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अपने आप को ज्यादा पुश मत करना। तो ये सब जो बातें थी वो जिनवू याद कर रहा होता है। फिर से हम लोग जिनवू को प्रेजेंट में देखते हैं उसी रेड गेट के अंदर। जिनवू अपने आप से कहता है कि मेरे को ये सुनकर काफी ज्यादा रिलीफ फील हुआ कि मेरी मॉम मेरे इस हंटर के काम से नाराज नहीं है, वो मेरे अगेंस्ट नहीं है। और मेरे को नहीं लगता कि ये डंजन मेरे को ज्यादा परेशान करेगा। और वैसे ये सब कुछ मैं सिर्फ एक ही दिन में खत्म कर दूंगा। और फिर जिनवू यहाँ पर अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है। जो मॉन्स्टर्स जिनवू से लड़ने के लिए आते हैं उनका भाई अच्छी तरीके से पिटाई करता है। हंटर्स पैदा होते हैं हंट करने के लिए। और ऐसा कहते ही जिनवू अपने सभी शैडो सोल्जर्स को एक साथ भेज देता है। तो फर्स्ट रैंक के जो हंटर्स होते हैं वो कभी भी अपने गार्ड्स को मरने नहीं देते, यहाँ तक कि वहां पे हजारों बीस्ट हों
वो उन सबको हंट करते हैं और हंटर्स कभी भी हंटिंग करना नहीं छोड़ते। और यहाँ पर जिन्हों का यहाँ पर जो नया एंट मॉन्स्टर जिन्हों के शैडो सोल्जर में ऐड हुआ था बेरू, और वो खड़े खड़े ही काफी सारे मॉन्स्टर्स को निपटा देता है। जिन्हों के शैडो सोल्जर्स ने उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था। जिन्हों कहता है तो अब अगला टारगेट है, और उन सभी लोगों की फोटोज दिखाई जाती हैं जिन लोगों से जिन्हों की एक्चुअल में दुश्मनी है। तो वांग डोंग सू से है, तो वांग डोंग सू का जो गिल्ड मास्टर है उससे भी उसकी दुश्मनी हो गई। तो इस तरीके से जिन जिन लोगों की दुश्मनी है, तो हम लोग नेक्स्ट सीजन में देखेंगे किस तरीके से वो लोग जिन्हों को रोकने की कोशिश करते हैं। और फिर अगर वो जिन्हों को रोकने की कोशिश करेंगे तो जिन्हों से उनकी फाइट भी होगी ऑब्वियसली, और फिर इनकी तगड़ी वाली लड़ाई होगी। जिन्हों कहता है कि मेरे को रोकने का प्लान वो लोग बना रहे होंगे और वो कभी भी आ सकते हैं। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के साथ साथ ही जो पूरा कंप्लीट सीजन है वो भी खत्म होता है। तो सीजन 4 हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को ये वाला सीजन काफी पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए। तो मिलता हूं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।